ग्रोथ में रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका तो पहले से ही जताई जा रही थी, लेकिन अचानक से इतना बड़ा झटका लग जाएगा इसकी आशंका किसी को नहीं थी। चालू कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.1% से घट करके 5.4% पर आ गई है। ये पिछली 7 तिमाहियों में ग्रोथ का सबसे निचला स्तर है। ज्यादातर सेक्टर्स में गिरावट दिख रही है। ग्रोथ की स्पीड पर सबसे तेजी से ब्रेक लगाने में बड़ी भूमिका निभाई है माइनिंग ने, मैन्युफैक्चरिंग ने, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जैसे सेक्टर्स ने। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार भी सुस्त पड़ी है। ग्रोथ के रास्ते में बढ़ती महंगाई को बड़ा रोड़ा माना जा रहा है। एफएमसीजी कंपनियों के नतीजों में इसकी झलक पहले ही दिख चुकी है। खासकर शहरों में कंजम्पशन में स्लो डाउन दिख रहा है। जीडीपी के आंकड़ों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो वित्त मंत्रालय के हैं वी अनंत नागेश्वरन ने भी जीडीपी के आंकड़ों को निराशाजनक बताया है, लेकिन वो आगे चलकर इसमें सुधार की उम्मीद जता रहे हैं। अलग अलग सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद की बुनियाद कितनी ठोस है, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारे साथ जुड़ेंगे अर्थव्यवस्था के हर पहलू से जुड़े अलग अलग मेहमान। उनका परिचय आपसे कराऊंगा। इससे पहले आपको सुनाता हूं कि मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जीडीपी के इन आंकड़ों पर क्या प्रतिक्रिया दी है। I think while the actual print of 5.4% in real terms is on the lower side of the expectations, the economy is resilient, as you saw in the case of construction, agriculture, and manufacturing. As I mentioned, 12 of the 23 sectors registering high single-digit growth, etc., and exports performing outside of petroleum products, gems and jewelry performing much better this financial year compared to the last. There is plenty of positive signs to take away in terms of the economy showing resilience. आज हमारे साथ चर्चा में इन्हीं सारे मुद्दों पर भाग लेने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में जुड़ेंगे नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन राजीव कुमार, जो जुड़ चुके हैं। उनमें से हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं और साथ में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी हैं। सबसे पहले मैं चलना चाहूँगा हीरानंदानी जी के पास। हीरानंदानी जी, ये जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, चूंकि आप सेक्टर से जुड़े रहते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपको इस तरह के स्लो डाउन वाकई पहले से ही दिखना शुरू हो गया था? आप लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे थे? लास्ट क्वार्टर में जरा कुछ धीमी हुई थी, लेकिन अब जो रिटर्न आ रही है देखा जाए तो दिवाली के बाद रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बढ़ोतरी फिर दिख रही है। डिमांड ज्यादा आ रहे हैं और ये पीएमएवाई स्कीम का जो सरकार ने ऐलान किया है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, 1.5% जो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, उससे भी मुझे एक नजरिया दिख रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र जिसके कारण ओवरऑल हाउसिंग के कम हुआ था वो अब रिटर्न हो जाएगा। तो मेरे अंदाज से जो लास्ट क्वार्टर की बात चल रही है वो बात सही है, थोड़ा कुछ कम हो रहा था और दिख रहा था, लेकिन दिवाली के बाद मेरे अंदाज से ये चेंजेस आए हैं और फिर भी इस सेक्टर में कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ोतरी दिख रही है। और डिमांड के बारे में आप देखा जाए, इंडिविजुअल डिमांड कुछ सेक्टर्स में देखा जाए तो मेरे अंदाज से ये क्वार्टर जो है वो शायद प्रीवियस क्वार्टर को मेकअप कर जाएगा। आपको अंदाज दिखाऊं कि ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर 9 महीने के अंदर ओवरऑल जो ग्रोथ हुआ है वो 10 to 12% है। तो ओवरऑल देखा जाए सिर्फ कंस्ट्रक्शन रियल सेक्टर उसमें कम नहीं हुआ, लेकिन हम समझते थे वो 12% से भी ऊपर चले जाएगा और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को ऊपर ला सकता है। तो हम उम्मीद करते थे कि वो 7.5% है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट बढ़ गया है उसके कारण, और ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरे सेक्टर्स को कम होने के कारण मैं देख रहे हैं कि ये ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ कम हुआ है।
इसमें निरंजन हीरानंदानी साहब, इसमें दरअसल जो सरकार की तरफ से दलील दी गई है, वित्त मंत्रालय के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने एक लॉजिक और दिया है, और उस लॉजिक को क्या आप बाई करेंगे क्या? उनका कहना है कि कई सारे इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा थी अलग अलग सेक्टर के, इस इन्वेंट्री की वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखाने रियल ग्रोथ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो वो ग्रोथ दिखेगा। लास्ट एक साल में रियल एस्टेट सेक्टर में देखा जाए तो इन्वेंट्री काफी कम हो गया है, लगभग 50% ओवरऑल कम हो गया है, बना अनसोल्ड स्टॉक्स अंडर कंस्ट्रक्शन। लेकिन आपकी बात सही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफी ये रिसेशन दिख रहा है, और जो ओवरऑल डिमांड रूरल एरियाज में है वो कम हो गया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज की तारीख पे हम बता सकते हैं कि ये ओवरऑल जो ग्रोथ आ रही है वो कम नहीं होगा, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर का कम होने का कारण जो है वो हम समझ नहीं पा रहे कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सेक्टर्स और रूरल एरियाज में कम हुआ है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कई अलग अलग जो फर्म थी, अलग अलग कंसल्टेंसी फर्म थी या फिर इकोनॉमिक फर्म थे, वो सब ने कहा, माना था कि स्लो डाउन आएगा। 6.7% जो था Q1 में वो घट करके 6.5% तक आएगा, लेकिन 5.4% आ जाएगा, इसकी आशंका या फिर कहें इसका अनुमान किसी ने भी नहीं जताया था। माधवी अरोड़ा, मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों का क्या एस्टिमेट था? ये बिल्कुल चौंका दिया आप सब लोगों को? तो हम लोग भी वी वर वर्किंग विद 6.3% ग्रोथ, तो थोड़ा स्ट्रीट से कम ही था, मगर और हमारा मैन्युफैक्चरिंग का भी ग्रोथ कम था, मगर क्लियरली दिस शॉक वाज नॉट एक्सपेक्टेड। While we were looking at the poor's earning data as a big indicator for a disappointing manufacturing, but clearly a massive slip जो था सेक्टर का, that was not wasn't envisaged from our end as such. So that was a big shock for us. I mean, apart from that, ठीक है, mining, construction generally सितंबर क्वार्टर में कम ही होता है, because बारिश का सीजन था और सरकार भी स्पेंडिंग अपना सितंबर से ही शुरू करी थी। We were expecting थोड़ा सा टेपिड रहेगा ही, मगर we were not expecting कि इतना नीचे जाएगा, 6% के भी नीचे it could slip, which basically means कि आपका even to match a 6.5% GDP growth for the whole year, second half का asking rate आपका 7% से भी ऊपर होगा, which is now looking to be a tough task to really achieve. In fact, आपका nominal GDP growth क्वार्टर का 8% है, पूरे साल का, पूरे फर्स्ट हाफ का 8.9% है। सरकार ने अपने बजट में भी बहुत ही मॉडेस्ट नंबर लिया था, 10.5% का पूरे साल के लिए। उसको मैच करने के लिए भी मुझे 12% के ऊपर से ग्रोथ चाहिए। So it's a difficult ask, and clearly ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपका जो स्लो डाउन सर्टेन सेक्टर में था वो इट्स गॉटन मोर प्रोनाउंस्ड, स्पेशली द कंजम्पशन स्टोरी व्हिच इज नॉट पिक्ड अप। और वो एक्चुअली पिछले 2 साल से आप देखेंगे तो अर्बन वेजेस एक्चुअली स्लो डाउन हो ही रही थी, रूरल वर नॉट एक्साइटिंग एनी विच वे, बट अर्बन वेज बिल्स हैड स्टार्टेड करेक्टिंग। मतलब द पीक दैट वी सॉ इन 2023 वो 1.5 साल से नीचे ही आ रहा था। इट जस्ट टुक अ लैग for urban consumption to really get that hit, और that agent is now absent. Government has started picking up, मगर गवर्नमेंट का भी स्पेंडिंग बहुत लैग्ड है पूरा बजट के हिसाब से। वो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाएगा तो वो भी बड़ी बात होगी इस समय। बिल्कुल, यहाँ पे मैं सुनील सुब्रमण्यम साहब को जोड़ना चाहूँगा। सुनील जी, क्या लगता है जिस तरीके से चाइना फैक्टर की वजह से एफआईआईज निकल के जा रहे थे, मार्केट में डमाडोल जैसी स्थिति थी, अब धीरे से मार्केट संभलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जीडीपी के आंकड़े और ज़्यादा निराशा करेंगे निवेशकों को? बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ, क्योंकि मार्केट एक लीड इंडिकेटर होता है। ये जो आपने अर्निंग्स में डाउनग्रेड देखे हैं और स्टॉक मार्केट में करेक्शन आई है, ये वाली बात को ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर कर लिया था, और हर कंपनी जो अपनी क्वार्टरली नंबर्स पेश कर रही थी उससे ही ऑटोमेटिकली एक डाउनवर्ड रिवीजन हो गया था। तो मार्केट ने ये एंटिसिपेट किया। मार्केट के लिए ये जो सितंबर वाली डेटा है ये पुरानी डेटा है, मार्केट उसको भूल चुकी है। अभी आने वाले तिमाही में और साल में क्या होने वाला है उसी पे मार्केट का ध्यान होगा, और मैं 2-3 नंबर यहाँ पर पेश करूंगा क्यों मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। फर्स्ट इज, आप सितंबर तिमाही के बाद अक्टूबर वाली डेटा देखें तो मैं कुछ डेटा आपको पेश करता हूँ
कि रिटेल पैसेंजर व्हीकल सेल्स और टू व्हीलर सेल्स दोनों 32% अक्टूबर महीने में बढ़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें तो जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर महीने की करीबन 1.87 लाख करोड़, यानी अक्टूबर 2017 से जो ये सीरीज शुरू हुई थी उसमें सेकंड हाईएस्ट मंथली जीएसटी की कलेक्शन है। और तो एग्रीकल्चर में भी ये तिमाही के नंबर में देखिए एग्रीकल्चर का नंबर्स अच्छे थे, तो इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। सेकंड, दिवाली था अक्टूबर एंड में, तो फेस्टिवल सीजन का इम्पैक्ट भी इस तिमाही के नंबर में आएंगे। तो मेरे ख्याल में मार्केट ने बैड न्यूज को ऑलरेडी फैक्टर करके करेक्शन आ चुकी है। इसके बाद जो आने वाले अक्टूबर वाले डेटा दिख रहे हैं मुझे अच्छे दिख रहे हैं। पेट्रोल कंजम्पशन देखिए करीबन 9% बढ़ गया है, राइट। तो ये सब जो डेटा इस तिमाही के बारे में सामने निकल के आ रहे हैं। और ये भी याद रखिए कि फर्स्ट हाफ ईयर में गवर्नमेंट ने 46.5% ही फिस्कल डेफिसिट को खर्चा किया है, यानी सेकेंड हाफ में 54% उस एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर उसको फुल ईयर का जो एस्टिमेट था उन्होंने उसको करना ही है बाकी। तो गवर्नमेंट का लैक ऑफ एक्सपेंडिचर देखिए कैपेक्स के ऊपर, इसके ऊपर एक कारण था इस स्लोडाउन में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग के नंबर ही बहुत खराब आए हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर के संबंधित है। तो ये सब मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट के जो खर्चा बहुत कम था फर्स्ट क्वार्टर में, सेंट्रल इलेक्शन था, फिर सेकंड क्वार्टर में भी उतना बड़ा नहीं। इसका इम्पैक्ट आप सभी सेक्टर में देख रहे हैं और वही सामने दिख रहा है। अब सेकंड चीज ये है कि कंजम्पशन की बात करें तो नेचुरली इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन अक्टूबर में 10-10.5% से ज्यादा आई है। तो इसलिए लो लेवल का कंजम्पशन में अगर महंगाई बढ़ रही है कोर फूड के चीज पे, तो लोगों के पास खर्चा करने पैसा नहीं था। पर आने वाली तिमाही में जैसे ये मॉनसून का इम्पैक्ट दिखता है, आरबीआई का भी मानना है कि फ्यूचर की इन्फ्लेशन घटेगी। तो मेरे लिए मार्केट में उतना खराब इम्पैक्ट नहीं होगा जितना हम जो एनालिस्ट है और इकोनॉमिस्ट है उनकी जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, मेरे ख्याल में शेयर मार्केट में इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है, क्योंकि मार्केट एक लीड इंडिकेटर होता है ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। बिल्कुल, ये मार्केट ऑलरेडी इसको डिस्काउंट कर चुकी है। माधवी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो सुनील जी ने जो सारे आंकड़े बताएं, इन आंकड़ों के आधार पर क्या हम लोग कह सकते हैं कि 5.4% एक बॉटम है, अब आने वाले Q3 में या फिर क्वार्टर में अब इससे ऊपर ही रहेगा? तो थोड़ा बेस इफेक्ट का बेनिफिट रहेगा आपको इन सर्टेन सेगमेंट्स, मगर आई थिंक सेकेंड हाफ में भी मेरे को लगता है ऑन एन एवरेज आप 6% से ऊपर शायद ग्रो ना कर पाए। So of course, it could probably go up from 5.4% to a 5.7, 5.8, but I think for the whole second half of the year, मतलब अगर पूरे साल का भी मैं ग्रोथ 6% लेके चलूं तो आप शायद सेकेंड हाफ में 6% से ऊपर ज्यादा ग्रो ना कर पाए, is what I feel. Because as I said कि यहाँ पे sorry. हाँ, बोलिए, अब अपनी बात कंप्लीट करिए माधवी। I'm saying that see यहाँ पे in the last 6 months or so there's been absence of certain private sector agents both on consumption and on investment, और दोनों के दोनों अभी तो इमीडिएटली मुझे लगता नहीं कि रिकवर करेंगे। एज आई वाज सेइंग कि अर्बन वेजेस एक्चुअली प्री कोविड लेवल से कम 6 परसेंटेज पॉइंट लोअर है। प्री कोविड आपकी अर्बन रियल वेजेस अराउंड 9% टाइप, अभी वो 3% चल रही है। इफ आई लुक एट द अर्बन वेज बिल, तो क्लियरली काफी करेक्शन हुआ है अर्बन इनकम प्रोफाइल में। तो वो सेक्टर अभी तक हिट नहीं किया था क्योंकि लेवरेजिंग हो रही थी। अभी सरकार आरबीआई ने भी काफी लेंडिंग स्टैंडर्ड्स टाइटन कर दिए हैं, तो उसका भी कंजम्पशन इम्पैक्ट दिख रहा है हमको, और उसका लैग्ड इफेक्ट हैज स्टेड। अब आपका क्रेडिट ऑफटेक भी कम हो रहा है पर्सनल लोन में, अनसिक्योर्ड लोन में, तो कहीं ना कहीं उसका भी हिट कंजम्पशन में आ रहा है। प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो ऑब्वियसली जब कंजम्पशन कमजोर होगा तो इन्वेस्टमेंट भी इतना विगर से नहीं इन्वेस्ट करेगा, सो दैट सेगमेंट इज टोटली एब्सेंट। नाउ पब्लिक सेक्टर व्हिच वाज नॉट देयर अंटिल अगस्त ऑफ दिस मंथ हैड स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। तो मैं भी इस बार का फिस्कल डेटा देखती हूँ अक्टूबर मंथ का, सरकार ने स्पेंडिंग तो किया है सितंबर और अक्टूबर में, मगर अक्टूबर की स्पेंडिंग भी लार्जली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं हुई है। तो उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आस्क है दैट इज 60% फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर। तो वो काफी बड़ा आस्क रेट है अगर सरकार को बजटेड नंबर्स भी पूरे करने हैं। तो सरकार का भी उनका इंक्रीमेंटली कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ग्रोथ में, तो वो ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, मगर काफी हेडविंड्स भी हैं, तो वो आई थिंक डिफिकल्ट होंगी ऑफसेट करना। तो सेकंड, यू मे सी कि दिस कुड बी
like probably a trough in terms of GDP growth, मगर बहुत सेक्युलर अपटिक भी नहीं दिख रहा है हमको यहाँ पे। बिल्कुल। मैं शुभ, मैं आपके पास आऊंगा, 1 मिनट सुनील जी कुछ ऐड करना चाहते हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आपने शॉर्ट टर्म जीडीपी फोरकास्ट की बात करी तो बेस्ट इंडिकेटर होता है पीएमआई, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। और अभी अभी अक्टूबर के आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग का 57.5 आया है कंपेयर टू 56.5 और सर्विसेज का 58.5 आया है कंपेयर टू 57। यानी दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीआई 1% बढ़ चुके हैं अक्टूबर ओवर सितंबर। और ये परचेस मैनेजर इंडेक्स एक बहुत रिलायबल इंडिकेटर है फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ का। तो ये भी मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है कि अगले 2 तिमाही में जीडीपी के नंबर इससे बेहतर ही आएंगे। बिल्कुल। शुभ, मैं आपके पास आऊँगा। मेरा सवाल यह है कि सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, अलग अलग स्कीम लाई थी। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ जीडीपी ग्रोथ को इस लेवल तक लाने में। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन, मॉनसून, ये सब एक वजह थी जिसकी वजह से थोड़े से यहाँ पे नकारात्मक संदेश गया है? आने वाले चीज़ों में अब ये बेहतर हो पाएंगी? लक्ष्मण जी, मैं आप म्यूट पे हैं। कब बात? हाँ नहीं, अभी आपको मेरा आवाज मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है आवाज आपकी। राइट। तो मैं ये कह रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग की जो बात आप कर रहे हैं वो और जो सीजनल फैक्टर्स है दोनों अलग अलग है और उसको मैं अलग अलग से देखता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में सरकार की जो एफर्ट्स हैं कई सारे सेक्टर्स में, जिसका आपने भी बहुत तबीयत से रिपोर्टिंग किए हैं, काफ़ी डिटेल्स दिए हैं, वो उन सबका इम्पैक्ट अभी आने में टाइम लगेगा। वो सीजनल क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ रेट में उसका फर्क नहीं दिखता है और दिखेगा भी नहीं, जिसलिए मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग की जो नंबर्स लो आए हैं वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जीडीपी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो डेटा आता है वो बेसिकली आईआईपी नंबर्स पर ही तैयार होता है, जैसे आप जानते हैं। बाकी सारे सेक्टर्स के ज़्यादातर हद तक इम्प्यूटेड रहते हैं, क्योंकि जीएसटी का जो फिगर्स होते हैं वो अभी भी जीडीपी में डायरेक्टली सारे सेक्टर्स के इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। हालांकि अगर जीएसटी अगर इंक्लूड किया जाए तो शायद डेटा कुछ अलग आए। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो सॉफ्टनेस जो दिख रहा है वो गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज हैं उससे हटकर है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स की बात है। शॉर्ट टर्म में क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैन्युफैक्चरिंग किस तरह का फ्लक्चुएट कर रहा है उसके ऊपर ही ये जीडीपी का डेटा है। और सीधा साफ है कि चूंकि वो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग वाज अ शॉकर दिस टाइम, इसलिए जीडीपी रेट इतना कम आया है। तो दिस इज मोर और लेस जीडीपी का ट्रेंड का बेसिक वजह अगर आप देखें। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये स्लो डाउन की अगर हम बात करें, स्लो डाउन एक क्वार्टर में स्थापित नहीं होता है, जिस तरह से एक क्वार्टर में रिसर्जेंस भी नहीं आता है। इसीलिए मैं लास्ट क्वार्टर में जो अपबीट नंबर्स आए थे सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे हम ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इकोनॉमी में रिवाइवल आ चुका है। ठीक उसी तरह से आई एम नॉट विलिंग टू इकोनॉमी में सडनली एक तरह से like bottom has dropped out of the market, ऐसा dropped out of the economy, ऐसा भी नहीं है। The economy में compared to last fiscal, इस साल economy में the growth rates are muted, कम है almost हर क्षेत्र में। और जैसे आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट क्वार्टर में बिल्कुल ही कम था, सेकेंड क्वार्टर में बढ़ा है। इनफैक्ट आप फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर में अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट का जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो काफी जंप है, 45% है, बट फर्स्ट क्वार्टर के में वो और बहुत ही कम था। यानी कि वो चीज बढ़ने, लेकिन उसके बढ़ने के बावजूद भी जो नंबर्स आए हैं वो मुझे बताता है कि थर्ड क्वार्टर में जाके इनका इफेक्ट आएगा। गवर्नमेंट का जो लैग्ड इन्वेस्टमेंट थर्ड क्वार्टर में जाकर के इनका इफेक्ट आएगा थर्ड क्वार्टर में चल के। बिल्कुल। राजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और पहले इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। राजीव कुमार सर, आपका स्वागत हमारे शो में। हम लोग अब तक चर्चा कर रहे थे जीडीपी के जो ये आंकड़े आए हैं उसके पीछे दरअसल वजह क्या है और क्या अब ये बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। मैं आपसे सीधा सवाल लेकर के आऊँगा, इन आंकड़ों के पक्ष में या फिर आंकड़ों को सपोर्ट करने के लिए सरकार की तरफ से
से, खासतौर से मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जो दलील दी, उनमें उनका कहना था कि बाहर के फैक्टरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थे। यूएस में इलेक्शन हो रहा था, कई जगह युद्ध जैसे हालात थे, ये सब वजह थे जिसकी वजह से हम इस लेवल तक आ पाए हैं। तो आपको लगता है कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो अब धीरे धीरे सॉफ्टन होता जा रहा है और आने वाले दिनों में हम इसका इफेक्ट देखेंगे सकारात्मक तौर पे? नमस्कार लक्ष्मण, मुझे ये बात मुख्य आर्थिक सलाहकार की ठीक लगती है कि इस पूरे क्वार्टर में जो था वो एक वैश्विक रूप से, वैश्विक स्तर पर काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी, काफ़ी अस्थिरता थी, काफ़ी जगह बहुत कुछ हो रहा था। इसलिए अगर आप सारे ही कंट्रीज़ का देखें, जीडीपी ग्रोथ देखें सेकेंड क्वार्टर में, इस क्वार्टर में खासतौर से, तो वो सभी का कम होता नज़र आया है और हिंदुस्तान उसमें जो है करीब करीब सबसे ऊपर ही है। और आगे, और इसमें क्योंकि यूएस इलेक्शन हो गया, मानसून आ गई, लड़ाइयाँ दो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है वगैरह, सप्लाई चेन जो थे वो काफ़ी जो है वो मैसअप हो गए सब जगह से। तो इसकी वजह से ये जो ग्रोथ रेट है वो हमारा ही कम हुआ है, मगर एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से कम हुआ है। ये बात ठीक ही लगती है। और क्योंकि अक्टूबर के आंकड़े जो मैंने अभी देखे थे हाल में, वो है कि वो उसमें सब में ही करीब उछाल आया है और ग्रोथ आई है। तो अगर इसलिए आप अप्रैल टू अक्टूबर का आंकड़ा देखें और जो है वो और जुलाई सितंबर से उसको मिलाएं, तो आप देखेंगे कि अप्रैल से 6 महीने का जो आंकड़ा है वो थोड़ा बेहतर है और इस पर सेकेंड क्वार्टर के, जो कि ये दर्शाता है कि हमारी जो बॉटमिंग थी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई। और वी कैन, और हमें उम्मीद करना चाहिए कि थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में हमारी अर्थव्यवस्था फिर से जो है वो और तेज़ी से बढ़ी अभी भी 5.2 से है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, मगर और आगे बढ़ेगी मेरे खासतौर से, क्योंकि अब खरीफ का जो अनुमान आया है बड़ा अच्छा आया है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ का अच्छी बढ़ गई, तो इससे रूरल डिमांड बढ़ जाएगी। रूरल डिमांड में थोड़ा पिकअप हुआ ही है, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की जो सेल्स हैं वो बढ़ी हैं अक्टूबर में। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर के जो, और एक आखिरी चीज़ लक्ष्मण की, जो हमारी PMI है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विसेज के लिए, दोनों ही जो है वो 55 के ऊपर हैं अब। और 50 के ऊपर जब होती है तो कहते हैं कि एक्सपेंशन होगा उन सेक्टर्स में। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे यकीन है कि जो हमारा जो मतलब द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और आने वाले दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था में तेज़ी आएगी और बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल, मैं अभी आऊँगा निरंजन हीरानंदानी जी के पास, जो कि हीरानंदानी ग्रुप के MD हैं, लेकिन उससे पहले राजीव सर आपसे एक सवाल और कि इन सारे पॉजिटिव इंडिकेटर को आपने देखा, अभी सुनील सुब्रमण्यम साहब थे, उन्होंने भी पॉजिटिव इंडिकेटर बताए, लेकिन जो आंकड़े अभी सरकार की तरफ से निकाले गए हैं उसमें अभी भी जो कंजम्पशन है या फिर डिमांड है वो खास तौर से अर्बन इलाकों में अभी भी थोड़ा सा सबड्यूड है, मतलब उस तरीके से बहुत उत्साह वहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। तो ये कंसर्न अभी भी है और इस कैसे दूर होगा, इसके कोई संकेत अभी मिल नहीं रहे हैं। ये कितनी बड़ी चिंता राजीव जी? इसमें ये बात है कि हमारा पोस्ट कोविड पीरियड था, उसमें अर्बन डिमांड का एक्सप्लोजन हुआ था बिल्कुल, क्योंकि बल्कि सप्रेस डिमांड थी, बहुत तेजी से बहुत बढ़ी थी, और उस तेजी से उसको बढ़ते रहना मेरे ख्याल में असंभव ही था। तो इसलिए वो थोड़ा धीरा हो गई है। अगर ये हीरानंदानी जी जरूर बताएंगे कि रियल एस्टेट में वो डिमांड फिर से बढ़ने लगी है। अभी मैं हाल में ही एक फैमिली अवार्ड फंक्शन में था, या CNBC का जो रियल एस्टेट अवार्ड था उसमें था। उसमें सब जगह से ये सूचना आ रही है कि रियल एस्टेट की जो है वो मांग फिर से बढ़ रही है, प्राइसेस फिर से बढ़ रहे हैं, जो कि दिखाता है कि अर्बन डिमांड भी अब थोड़ा सुदृढ़ होने लगी है। एक आखिरी चीज में ये कि जो वेज ग्रोथ है वो उतनी नहीं है अभी अर्बन में जितनी होना चाहिए, जिससे कि डिमांड और बढ़े। तो ये जो, और खासतौर से इसीलिए मनीष अग्रवाल जैसा कहते हैं कि हिंदुस्तान में इट इज नॉट एन अनएम्प्लॉयमेंट बट अ वेजेस प्रॉब्लम। तो अगर वो वेज लेवल हमारे बढ़ जाएंगे, और जो कि PLFS दिखाता है कि बढ़ रहे हैं, और उसमें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, तो मुझे लगता है उसकी वजह से अर्बन डिमांड में भी जो है वो जरूर दृढ़ता आएगी और अर्बन डिमांड भी आगे बढ़ने लगेगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आप ही के सवाल को लेके हीरानंदानी साहब के पास जाऊंगा। आपको इस बात का एहसास अब मिल रहा है क्या कि अब वाकई ग्रोथ डिमांड कह सकते हैं कि अर्बन डिमांड अब पिक करना शुरू कर दिया है? क्योंकि आप ऐसे सेक्टर से जहां पे हर सेक्टर में डिमांड बढ़ता है तो आपको एहसास होने लग जाता है, तो उसका एहसास होने लगा क्या? और दूसरा, जो वेज ग्रोथ की बात राजीव कुमार जी ने कहा अभी, वो कितना बड़ा कंसर्न है? राजीव कुमार साहब ने जो अभी कहा वो बहुत सही है।
हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डिमांड की इंक्रीज हम समझते हैं कि लगभग 12 to 14% आप देख रहे हैं, और उसके कारण भी मैं समझता हूँ इम्प्रूवमेंट है। दूसरी बात रही सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले इलेक्शन रहे, उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र में हुए, और आज की तारीख पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं जैसे हाईवेज के हैं, कुछ बीच में कम हो गए थे और फिर उनको शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र में ये इलेक्शन के कारण काफी पेमेंट्स नहीं हुई है और उसके कारण भी कुछ स्लो डाउन दिख रहा था। अभी ये नई सरकार आ गई है तो मेरे अंदाज से ये भी फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात रही, लोग उम्मीद रख रहे थे कि कुछ ब्याज में इंटरेस्ट रेट्स कुछ कम हो जाएंगे, वो नहीं हुए। तो मेरे अंदाज से काफी जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें जो कम हुआ है, आरबीआई भी काफी कठोर रहा है कि आप जो इंडिविजुअल क्रेडिट है एनबीएफसी जो भी हैं करते हैं उनको आप पैसे कम दीजिए, तो उसके हिसाब से उन्होंने भी कुछ टाइटनेस कर दीजिए। तो ये 2-3 जो बातें साथ साथ में हुई उसके कारण शायद जो जीडीपी के ग्रोथ है उसमें कुछ कम हुआ है। लेकिन मैं आपको 100% ये बता सकता हूं कि नेक्स्ट क्वार्टर में आपके जो आंकड़े आएंगे रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन के जो आएंगे वो काफी ऊपर होंगे। आपको चौंक जाएंगे कि ये कितना इंक्रीज हो गया है। आज की तारीख में जितने भी प्रोजेक्ट्स अब मार्केट में उतर रहे हैं वो सब सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। कुछ भाव थोड़े कम हुए भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ स्टोरी है वो शायद आप चौंक जाएंगे। दिल्ली का आपको डीएलएफ के बारे में तो आया था, अभी यहाँ बॉम्बे में भी अब हमारे 2 प्रोजेक्ट्स जो रिलीज हो गए उसमें भी काफी डिमांड चौंका जाए, और 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम सब बातें में आज सेल कंप्लीट आ गए। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये ओवरऑल रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, हाँ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कमी हुई है, लेकिन वहां भी आप देखा जाए तो ओवरऑल जो कैपेसिटी जो है मोस्ट कंपनीज की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 50, 70, 80% तक आ चुकी है। तो दैट इज अ टाइम फॉर ग्रोथ। बट यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब तक इसको ब्याज को कम नहीं करेंगे, मेरे अंदाज से जो ग्रोथ स्टोरी हम कर सकते हैं वो नहीं होने वाला। तो ये एक और देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग PMAY स्कीम, यहाँ 1 करोड़ घर अर्बन में और 2 करोड़ रूरल में अनाउंस किया। वहां 1.5% राहत देंगे 10 साल के ऊपर, और ओवरऑल 60,000 करोड़ की ओवरऑल स्कीम अनाउंस हो चुकी है और वो अब मार्केट में पैसे आएंगे। तो मेरे अंदाज से ये ओवरऑल देखा जाए तो ये क्वार्टर में आपको बढ़ोतरी देखेंगे। मेरे अंदाज से वापस हमारे 7.5% जो बोलते हैं उसके वहां जाएंगे। ये 4.5 5.2 जो अभी हुआ है वो आपको नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं दिखेगा। बिल्कुल हीरानंदानी साहब, आप तो एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिए जिसको मैं शो के आखिरी हिस्से में ले जाना चाहता था, वो था रिजर्व बैंक के ऊपर जब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इसी सवाल को लेके मैं राजीव कुमार सर के पास जाऊंगा। राजीव सर, क्या लगता है कि अब इस हालात पे कई सारे इंडिकेटर हैं जो पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, लेकिन जब हम 7% और रिजर्व बैंक खुद 7.2% ग्रोथ का अनुमान दे चुका है, और ऐसे में आपको लगता है 5.4% आने के बाद अब रिजर्व बैंक के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो इन्फ्लेशन को थोड़ा सा दरकिनार करे, क्योंकि वैसे भी सारे आइटम में इन्फ्लेशन है नहीं, अब वो कुछ पॉलिसी सपोर्ट दे ताकि ग्रोथ ज्यादा तेजी से हो और मेकअप कर ले बाकी क्वार्टर में? लक्ष्मण, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब तो रिजर्व बैंक पर थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है, प्रेशर भी बढ़ गया है, और अगर उसमें एक आंकड़ा जो अभी इसमें देखा गया है कि इस क्वार्टर में बैंक की क्रेडिट ग्रोथ कम हो गई है, डिक्लाइन हो गई है। तो इसकी वजह से मतलब ये कि क्रेडिट ग्रोथ कम होना, ये पहले ये सूरत नहीं थी। पहले था कि क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज़्यादा हो रही थी, इसलिए लोगों को डिपॉजिट की परेशानी थी कि डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, तो उसमें ये बात थी कि इंटरेस्ट रेट ऊपर रखिए तो डिपॉजिट और बढ़ेंगे वगैरह, मगर अब वो सूरत बदल गई है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, मेरा अपना मानना ये है कि जो इन्फ्लेशन की वजह है आज हमारे मुल्क में, वो डिमांड प्रेशर नहीं है, वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स हैं। कि मतलब कि फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी या किसी वेजिटेबल्स की कमी जो वगैरह, जो ये सारी सप्लाई साइड की बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। अधिकतर वो आपको दिखता है फूड इन्फ्लेशन में,
अगर उसको आप हटा दें और कोर इन्फ्लेशन देखें तो काफ़ी कम है। सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाए रखने से, मॉनेटरी कंडीशन टाइट रखने से नहीं सॉल्व होती हैं। वो तो डिमांड साइड की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात है। डिमांड जो है वो तो आप देख रहे हैं कि जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ है वो बहुत मॉडरेट हो गई है, वो नहीं आगे बढ़ रही है। और खास अगर और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर नहीं बढ़ रही है तो इसलिए जाहिर है कि उसको खर्चा करने के लिए जो है वो एक्सपेंशन होना चाहिए और लूज मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए बनिस्बत की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मेरे ख्याल में लबोलुआब ये है कि अब समय आ गया है कि जो अब दिसंबर की मीटिंग हो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें जो एक्सटर्नल मेंबर्स कह रहे हैं उनकी बात ज़्यादा सुनी जाए और इंटरेस्ट रेट की कटौती करने की बात अब होनी ही चाहिए। कटौती इस समय दिसंबर में, और उसको मार्च तक या फरवरी तक डिले करने की मेरे ख्याल में तो इस समय दरकार नहीं है। बिल्कुल राजीव कुमार जी, एक सवाल और बनता है कि रिजर्व बैंक के ऊपर जिम्मेदारी तो है, लेकिन जो कैपेक्स डाउन हुआ है, सरकार की तरफ से भी कैपेक्स ग्रोथ गिरा है, इस पर सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, वो सवाल आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन इससे पहले माधवी अरोड़ा से पूछ लेता हूं। माधवी, एक आम राय निकल करके सामने आ रही है, हीरानंदानी साहब हों या राजीव कुमार जी हों, दोनों लोगों का मानना है कि रिजर्व बैंक को अब समय आ गया है कि अब ग्रोथ पर फोकस करे, और ग्रोथ को अगर तुरंत इमीडिएट कोई पुश दे सकता है तो वो है रिजर्व बैंक, अपने रेट को कम करके या फिर लिक्विडिटी बढ़ा करके। आप लोगों का क्या मानना है? तो क्लियरली आरबीआई थोड़ा ज्यादा एस्टिमेट कर रहा था ग्रोथ को। पिछले एक साल से हम लोग काफी लो थे ग्रोथ में, हमारा अपना फोकस 6.5% था। ऑलमोस्ट एक साल से हम लोग envisage कर रहे थे कि the consumption in urban sector is likely to slow down given the way the urban wages were slowing, and it has played out specifically the last 6 months or so। और उसका काफी रीजन ये भी था कि आरबीआई ने आज अनसिक्योर्ड लेंडिंग स्टैंडर्ड्स टाइट किए हैं, that has clearly hit the consumption at the same time जब urban income profile भी थोड़ा सा कम हो गया है। As I was saying कि urban wages on a real basis are now probably growing less than 3% versus say 8-9% on an average in the pre-COVID period। तो concoction of 2 or 3 things of which आरबीआई का काफी रोल रहा है, जहाँ पे उसने जो लेवरेजिंग हो रहा था उसे काफी और टाइटन किया फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर। तो मेरे ख्याल से रेट कट से ज्यादा आरबीआई और हायर रिलेटिवली हायर रेट से ज्यादा आरबीआई का कंट्रीब्यूशन रहा है नेट फाइनेंशियल लेंडिंग्स को टाइटन करने का, which has basically led to much lower unsecured lending or personal loan growth in general। I think apart from cutting rate whenever RBI starts to commence the rate cut cycle, I think उनको थोड़ा सा ईज करना पड़ेगा रेगुलेटरी नॉर्म्स को भी, जहाँ पे थोड़ा रिस्क टेकिंग abilities of banks as well as NBFCs could actually increase to ensure that some kind of a household leveraging or credit offtake is still there in the system, because इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी भी काफी लो ही है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा वहां से टाइटनिंग ज्यादा हो गया था। रेट कट क्लियरली समवेयर इट इज रिक्वायर्ड, बट आई एम नॉट श्योर कितना डीप साइकिल होगा रेट कट का, बिकॉज इन्फ्लेशन इज स्टिल अ वरी एट दिस पॉइंट इन टाइम। और फूड इन्फ्लेशन इस बार जरा ड्रैग हो गया है। जनरली नवंबर मंथ में आप वेजिटेबल प्राइसेस का इतना हाई इतना महंगाई नहीं देखते हैं इन पेरिशेबल गुड्स, वो काफी ज्यादा हिट करेगा आरबीआई के फोकस को। तो प्रॉब्लम क्या है, वो स्टैगफ्लेशनरी इशू आ गया है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज स्टिल स्टिकी, इनफैक्ट इट्स गॉन अप। इनफैक्ट अभी भी मैं मंडी प्राइसेस देख रही हूँ तो फूड इन्फ्लेशन इज अ बिग वरी। ऑन द अदर हैंड आपका ग्रोथ स्टोरी अब थोड़ा टेपर हो गया है। आरबीआई तो 7% के ऊपर काफी लंबे समय से फोकस करके रखा था। क्लियरली अब उनसे अगले हफ्ते जब वो मिलेंगे, व्हेन द आरबीआई मीट्स फॉर इट्स पॉलिसी, दे विल क्लियरली बी कटिंग their growth forecast। Will that lead to an immediate rate cut? I'm not sure, but definitely it is adding a new layer of discussion within the RBI that their reaction function has to now sort of accept the fact that they were looking at a much higher growth story than was the case। तो क्लियरली प्रेशराइज करता है आरबीआई को। इमीडिएटली होगा कि नहीं रेट कट मुझे पता नहीं, मगर शायद रेगुलेटरी नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ दबाव बनेगा।
हाँ बिल्कुल। ये रेगुलेटरी नॉर्म्स जो है लेंडिंग पैटर्न को लेके ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। पिछले कई क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ समय समय पे एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं उन सब के लेंडिंग नॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा सख्त किया है आरबीआई ने। इसका असर वाकई ग्राउंड पे दिख रहा है, इस पे मैं आऊँगा। लेकिन एक सवाल मैं सुनील सुब्रमण्यम साहब आपसे लेना चाहूँगा कि ये जो आरबीआई से रेट कट की उम्मीदें अब बढ़ गई है, आपको क्या लगता है कि दिसंबर मीटिंग में इस पे फैसला लेगा आरबीआई, या फिर आपको लगता है कि अगले मीटिंग तक टल जाएगा ये? नहीं, बिल्कुल रेट कट नहीं होगा इस बार। फूड इन्फ्लेशन 11% के करीब है अक्टूबर में, और एक क्वार्टर में ग्रोथ की जो कमी हुई है वो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग के कारण हुई है। बाकी आप देखें इवन प्राइवेट कंजम्पशन लास्ट ईयर से अभी 6% कंपेयर टू लास्ट ईयर वाज अबाउट 4%। और इसीलिए, और अगर रेट की कट की बात है डिमांड को ग्रो करने के लिए, तो रेट सेंसिटिव सेक्टर दो में पॉइंट आउट करूं। इस क्वार्टर में कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो रियल एस्टेट रेट सेंसिटिव होता है 7.7% ग्रोथ हुआ है। सेकंड, मैंने अक्टूबर में आपको ऑटोमोबाइल जो सब ईएमआई पर ही खरीदते हैं वहां पे 32% का पैसेंजर से टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल का सेल्स हुआ है। तो मेरा ये मानना नहीं है कि रेट के कारण ग्रोथ नहीं हो रही है। इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जो है उसके कारण कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में आपको कंजम्पशन घट रही है, मगर हाई वैल्यू आइटम्स जैसे घर और बड़ी गाड़ियां ये तो बिक रही है, तो वहां पे कोई रेट्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल में मिनिस्टर के जरिए और मार्केट के जरिए दबाव जरूर है आरबीआई के ऊपर रेट कट करने के लिए, मगर आरबीआई का मेन फोकस इन्फ्लेशन है और अभी भी सीपीआई का 6.2 है, उनके कंफर्ट जोन से बहुत बहुत आगे है। तो ये दिसंबर 6 में शायद वो लिक्विडिटी के बारे में कुछ कर सकें, क्योंकि आज नेगेटिव लिक्विडिटी, क्योंकि आरबीआई अपना लिक्विडिटी को रुपये को डिफेंड करने में इस्तेमाल कर रही है, तो थोड़ा लिक्विडिटी का शॉर्टेज है, थोड़ा लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा ईज करने की अकोमोडेशन कुछ कर सकती है। मगर दिसंबर 6 के पॉलिसी में बिल्कुल रेट कट नहीं होगा। फरवरी की पॉलिसी अभी बहुत जल्दी है कहने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में ये अगले तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आपको और बेहतर आ जाएंगे, तो ग्रोथ का इतना प्रेशर नहीं होगा आरबीआई के ऊपर रेट कट करने के लिए। तो तब देखते हैं कि ये मॉनसून का जो फूड आउटपुट से अगले तिमाही में अगर इन्फ्लेशन घटता है और उसके रबी क्रॉप के कारण फ्यूचर इन्फ्लेशन भी कम दिखता है, तभी आरबीआई फरवरी पॉलिसी में रेट कट के बारे में सोच सकती है। अब के लिए मेरे ख्याल में ये मैटर दिसंबर 6 को ये जस्ट एक क्वार्टर का ड्रॉप है, और मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग के कारण जहां पे रेट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है मेरे ख्याल में। हाँ ठीक है। राजीव कुमार जी, जो कैपेक्स ग्रोथ देखने को मिला है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट आई है Q1 के मुकाबले। तो और जाहिर तौर पे सरकार इलेक्शन मोड में थी, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कई सारे प्रोजेक्ट या डिसीजन नहीं हो पा रहे थे। तो अब सरकार का दबाव बनेगा कि जो चालू कारोबारी साल के बाकी बचे हुए जो महीने हैं उसमें कैपेक्स में तेजी लाई जाए? लक्ष्मण, ये दबाव तो बनेगा ही, और सरकार कोशिश भी करेगी कि कैपेक्स को और जल्दी से बढ़ाए, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर की ग्रोथ है और फिस्कल टोटल और फिस्कल डेफिसिट जो है दैट इज वो भी काफ़ी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल फिस्कल बजटेड डेफिसिट वो कमी है। मगर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ इसके अलावा। वो ये कि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन से है। फूड इन्फ्लेशन कतई भी कभी डिमांड एक्सेस डिमांड से नहीं होता है, वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। आप इंटरेस्ट रेट और बढ़ा के जो बॉटम 80% का तबका है उसका आप फूड कंजम्पशन कम नहीं कर सकते हैं। तो वो फूड इन्फ्लेशन मॉनेटरी इज नॉट अ मॉनेटरी फिनोमेना, अनलाइक मोस्ट मॉनेटरिस्ट वुड लाइक टू बिलीव कि जो है वो इन्फ्लेशन इज ओनली अ मॉनेटरी फिनोमेना। सप्लाई साइड प्रॉब्लम है, उसको देखना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन कम हो गया है। दूसरी चीज ये है कि पब्लिक केपेक्स कभी भी ग्रोथ को बहुत देर तक ट्रिगर और सस्टेन नहीं कर सकती। इट इज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विच इज गोइंग टू बी द ड्राइवर ऑफ, जो कि जो निजी निवेश है उसी को बढ़ाने की जरूरत है, और उसके लिए क्या करने की अभी जरूरत है उसको हमें देखना चाहिए। और उसमें एक खास चीज होगी कि आप इंटरेस्ट रेट कम करें, जैसे कि निवेश की कैपिटल कॉस्ट कम हो, जिससे कि लोग EMI ज्यादा ले सके। और अगर टॉप ऑफ द मार्केट, जैसे सुब्रमण्यम साहब कह रहे थे कि अभी 4 व्हीलर्स वगैरह में ग्रोथ ज़्यादा है, मगर ये भी तो है ना कि जो बॉटम ऑफ द मार्केट है, जो 2 व्हीलर्स हैं और जो छोटी गाड़ियां हैं और जो छोटे घर हैं, उनकी भी तो डिमांड अगर नहीं बढ़ेगी तो मेरे ख्याल में जो ये सिर्फ टॉप ऑफ द पिरामिड की डिमांड से तो ग्रोथ इकॉनमी नहीं बढ़ पाएगी, और ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा।
तो इस समय निजी निवेश को तेज करने की आवश्यकता है। पब्लिक केपेक्स था बढ़ेगा थोड़ा बहुत, मगर वो केवल वो सिर्फ 30% होता है, 70% तो निजी निवेश होता है। तो इसलिए मेरी राय में तो इस समय रिजर्व बैंक को दिसंबर में ही रेट कम करना चाहिए और लिक्विडिटी भी थोड़ी सी रिलैक्स करना चाहिए। बिल्कुल निरंजन साहब, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, हमें ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि बार बार प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक पे चले जाइए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। हीरानंदानी साहब, लौटते छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद अब आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि तुरंत यहाँ तक कि दिसंबर के मीटिंग में ही रेट कट कर देना चाहिए आरबीआई को, ताकि लिक्विडिटी आए और ग्रोथ को बढ़ावा मिले। इस पर हीरानंदानी साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे, मैं बीच में रोक दिया था चूंकि ब्रेक पे चले गए थे। हीरानंदानी साहब, क्या आप जोड़ना चाह रहे थे यहाँ पे? जो राजीव कुमार साहब ने बताया है वो बहुत ही सही बात है जी। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जहां कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के सेल्स बढ़ गए हैं, लेकिन 40 साल के मेरे अनुभव में मैं कह सकता हूं कि मेरे लाइफ में पहली बार अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र का ग्रोथ नेगेटिव रहा है। ऐसे कभी भी 40 साल के अंदर नहीं हुआ है। वो एक इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के कारण ही है कि वो ईएमआई आज के तारीख में, पहले 2 साल पहले 3 साल पहले 6.5% ब्याज पर हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र का सेल हो रहा था। आज के तारीख में 8.5 8.7.5 हो रहा है। ईएमआई 20% बढ़ गए हैं और वो आज के तारीख में अफोर्डेबल हाउसिंग को अनअफोर्डेबल हाउसिंग बना दिया है। तो मेरे अंदाज से, जैसे राजीव कुमार साहब बोले थे कि आप टॉप ऑफ द पिरामिड, आपका सेल बढ़ गया है, ऑटोमोबाइल सेल भी लग्जरी सेक्टर में बढ़ गया है, लेकिन अफोर्डेबल सेक्टर में कम हो गया है। वो भी आप देखिए। तो मेरे अंदाज से जब तक आप नहीं करेंगे। नंबर 2 बात जो राजीव कुमार साहब ने कहा वो बहुत सही है। आप बता रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, कि आप ब्याज बढ़ाने से आपका फूड इन्फ्लेशन कम नहीं होने वाला है, वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। तो हम आज के तारीख में जो माध्यम हम इंटरेस्ट रेट हाइक के हिसाब से फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अब नहीं हो सकता। तो मेरे अंदाज से दोनों कारण एक है कि आपको लोअर एंड ऑफ द इकोनॉमी को आपको सपोर्ट करना है। हाँ, लग्जरी सेक्टर में आपको जो बढ़ोतरी दिख रही है वो तो होने वाला ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और दो मत नहीं है, और वो सेल हो रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग की बढ़ोतरी, आप जब तक ब्याज नहीं काम करेंगे वो नहीं करेंगे। यू आर हाउसिंग फॉर ऑल का जो ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री का है, वो जब तक आप ब्याज कम नहीं करेंगे आप पूरा नहीं कर सकेंगे। और हम ये रियल एस्टेट में अनुभव देखा है, और मैं तो चौंक गया। ये 1 साल में कभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर 40 साल में कम नहीं हुआ था, वो लास्ट 1 साल में हुआ है उनका ग्रोथ। तो मेरे अंदाज से ये जो पॉलिसीज हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो इकोनॉमी पर जो नेगेटिव भार लगा हुआ है उसको लेने की बहुत ही आवश्यकता है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आपने दिए कि 40 साल के अनुभव में कभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग नेगेटिव ग्रोथ में नहीं गया था, वो अफोर्डेबल हाउसिंग नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है। शुभमय भट्टाचार्य, क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है, जो एक बेसिक डिमांड शुरू हुई है या कहें डिबेट शुरू हुआ है कि अब इंटरेस्ट रेट को आप फूड इन्फ्लेशन से मत देखिए, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ा करके टमाटर, आलू, प्याज के दाम तो आप कम कर नहीं सकते? ब्याज दरें बढ़ तो नहीं है, पॉइंट ये है कि ब्याज दरें कट नहीं रही है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स में अगर कमी किया जाए तो उससे इमीडिएट इफेक्ट किस सेक्टर्स में आएंगे, इमीडिएट सेक्टर, और उनसे ग्रोथ रेट में इमीडिएट रिकवरी होगी या नहीं। मुझे लगता है ये दोनों चीजें
पहले समझने से पहले इन्फ्लेशन रेट को इन ब्याज दर को कट करने से फायदा नहीं है। ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अगर इन्फ्लेशन, अगर मुद्रास्फीति अगर कम नहीं हो रहा है तो उस वक्त में ब्याज दर काटने से एक, जिसे कहते हैं एडिंग फ्यूल टू द फायर हो जाता है। चाहे वो हम सप्लाई शॉक साइड शॉक कहें या डिमांड साइड शॉक से ना जुड़े, जैसे भी, बट इस वक्त दैट विल बी वेरी रिस्की। मेरा कहना ये है कि वेज ग्रुप, जब तक वेज रिकवरी, मोनिका जी कह रही थी वेज रिकवरी जब तक सस्टेन नहीं होता है तब तक आपके कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ अ प्राइमरी वीकनेस इकोनॉमी का। दूसरा चीज़ इस वक्त है कि मैं पहले भी जो मैं कह रहा था कि अप साइड था, अभी लो डाउन हुआ है। इससे डेटा से ये पता चलता है कि इकोनॉमी में अभी भी स्टेबिलिटी ग्रोथ की तरफ नहीं आया है। उसका वजह कुछ और है, वो है लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहा है। उसका कारण कुछ और है। हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड स्किलिंग का जो प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग के बहुत ज़्यादा सिग्नल्स नहीं आए हैं, वो प्रॉब्लम्स रिकवर करना गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रेट में फ़र्क से अगर गवर्नमेंट अपना पॉलिसी सेट करे तो वो खतरनाक होगा। इस साल ग्रोथ रेट इन एनी केस पिछले साल के कंपैरिजन में कम रहेगा। एग्जैक्टली कितना कम होगा वो हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आरबीआई इस वक्त अगर रेट कट करना जाए तो वो अननेसेसरली इकोनॉमी में फर्दर प्रेशर लाएगा। अगले तिमाही में आप देखेंगे स्टेट्स, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट्स प्रैक्टिकली कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं और उनका सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाकी है। वो बाकी जो है, वो जो रिकवरी है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो जैसे ही मार्केट में आएगा आपको एक बम्प अप मिलेगा, लेकिन उससे तभी भी ये सिद्ध नहीं होगा कि जीडीपी हैज स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग। जीडीपी में कंजम्पशन की जो वीकनेसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स में जो लॉन्ग टर्म रिकवरी की जो वीकनेसेस हैं, उसके तरफ काम करने की जरूरत जो है वो मैं मानता हूँ सरकार सही काम कर रहे हैं कि पुशिंग अवे द कॉबवेब्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट काट के इस वक्त हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। हम वो प्रॉब्लम को मिसडायग्नोसिस करेंगे कि किस लिए जीडीपी का इस तिमाही में कम हुआ है, जब मोरले सारे पैनलिस्ट ही मान रहे हैं कि इन के नेक्स्ट क्वार्टर में रिकवरी हो जाएगा। तो आरबीआई रेट कट करके, मुद्रास्फीति कम रेट कट करके क्या फायदा, क्या चीज हासिल कर लेगा? उल्टा इजी मनी आके इन्फ्लेशन में एन एडिशनल राउंड ऑफ प्रेशर डेवलप कर सकता है, जो इस वक्त हमें कतई नहीं चाहिए। तो इम्पोर्टेंट एक बजट आने वाला है और उस बजट को देखते हुए आरबीआई अपना स्टेडीनेस रखे मॉनेटरी पॉलिसी में। इन्फ्लेशन में अगर सप्लाई साइड शॉक्स रेनफॉल की वजह से बहुत सारा हुआ था वो रिमूव हो जाएगा तो अपने आप ही इन्फ्लेशन कम होगा, तो देन आरबीआई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू सी थ्रू, जिसे कहते हैं हम, कि किस सिचुएशन में हम हैं, मुद्रास्फीति में कोर इन्फ्लेशन का क्या हाल है, और तब आप बाकी सारे सेक्टर्स की जो डिमांड की जो रिकवरी है वो देख सकते हैं। सुनील सुब्रमण्यम जी ने बहुत सही कहा था कि जो सीजनल सेक्टर्स हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसमें तो कोई खास कंस्ट्रक्शन कमी नहीं आई थी, तो उसमें मुद्रास्फीति कट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करके हम क्या फायदा कर लेंगे। सो मेरा कहना है कि इस वक्त एक चीज पॉजिटिव्स ज्यादा है, चांसेस है कि इकोनॉमी में रिकवरी आएंगे, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के और खासकर स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स अभी आने वाले हैं, वो जरूर आएगा। और सेकेंडली जो वीकनेसेस आए थे सप्लाई चेन में वो कम हो जाएंगे बिकॉज मॉनसून का इफेक्ट कम हो गया है। एंड थर्ड, जो मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे प्लान्स जो ऑन द अनाउंस हो रहे हैं वो जैसे जैसे आते जाएंगे इकोनॉमी में बेनिफिट, उस तरह से इकोनॉमी में एक बेनिफिट आएगा। एक बात जो मैं जाऊंगा सुनील सुब्रमण्यम साहब के पास कि आपकी बातों से मुझे लगता है अधिकांश हमारे पैनलिस्ट सहमत निकले, माधवी हो या फिर शोमा हो, कि अभी तुरंत रेट कट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात जो माधवी कह रही थी कुछ देर पहले, उस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा सुनील साहब कि
इंटरेस्ट रेट को घटाने से ज़्यादा जो ये दिक्कत आई है वो आई है कि लेंडिंग के नॉर्म्स को ज़्यादा सख्त किए गए हैं, भले ही कंप्लायंस कोई फॉलो करने के लिए ही, लेकिन ये लेंडिंग के नॉर्म सख्त करने का असर आपको दिख रहा है क्या उस तरीके के बैंकिंग सेक्टर पे, एनबीएफसी सेक्टर पर, चूंकि आप इन डेटा को तो काफ़ी नज़दीक से देखते हैं? हाँ, बिल्कुल। दो चीज है, एक माइक्रो फाइनेंस में देखिए एनपीएल लेवल्स भयंकर बढ़ रहे हैं क्योंकि बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन, बिना कोई पूछताछ करके वो भयंकर लेंडिंग कर रहे हैं। सेकंड, उधर इंटरेस्ट रेट्स भी इतना, एक एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई ने कहा था कि आप रेट बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो, उनको घटाने को भी कहा था क्योंकि लोग जब अनसिक्योर्ड लेंडिंग होता है ना, वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में आके दिख रहा है। बहुत से लोग अनसिक्योर्ड लोन लेके स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। तो आरबीआई की जो एक्शंस थी, जरूर ये माइक्रो फाइनेंस, एमएफआई सेक्टर और वहाँ रिटेल लेंडिंग के ऊपर जरूर एक दबाव आया है और इसीलिए उनके स्टॉक्स, शेयर्स, अर्निंग्स गाइडेंस सभी में उसका असर दिख रहा है। तो जरूर ये इम्पैक्ट है। वही मैं कह रहा हूँ कि आरबीआई खाली ग्रोथ के पीछे नहीं भागेगी, वो एक डिसिप्लिन, एक प्रूडेंशियल आरबीआई होना चाहिए ना। तो ऐसे नहीं कि ग्रोथ के लिए चाहिए तो आप घटा दो। सेकंड बात, मैं दो तीन चीज और इसमें जुड़ूंगा जो शुभमय कह रहे थे, उनसे मैं बहुत सहमत हूँ। बट एक चीज आप याद रखिए, हिरानंद जी ने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में डाउन ट्रेंड फर्स्ट टाइम देखा है। बट ये भी सोचिए कि आज आप स्टेट बैंक वेबसाइट में जाइए, 5 साल का डिपॉजिट 7.5% आपको ब्याज मिल रहा है और वो हाउसिंग लोन 20 साल का 8.25 पर दे रहे हैं, यानी उनका खाली 1.25% ग्रॉस इंटरेस्ट मार्जिन है। उसके बाद उनके सैलरी, एक्सपेंसेस, क्रेडिट अप्रेजल, एनपीए प्रोविजन, ये सब बिल्ड करना है। तो ये नहीं है कि अभी आरबीआई ने रेट कट किया। और एक बात याद रखना, आरबीआई रिपो रेट को कट करती है, वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग 90 डेज वाली बात है। 10 साल, 20 साल, 5 साल, 3 साल वाले लोन में डिमांड एंड सप्लाई ही डिसाइड करेगा। ये आरबीआई का रेट कट आके तुरंत उधर नहीं दिखेगा क्योंकि उस सेगमेंट में उनको डिमांड और सप्लाई कैसा है उस हिसाब से वो चलता है। तो आरबीआई का रेट कट इमीडिएटली आपको हाउसिंग लोन में या कॉर्पोरेट लेंडिंग में रेट कट होगा, ये मत समझिए, वो भी नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि आरबीआई भी फॉरवर्ड लुकिंग होती है। अभी आप देख रहे हैं ग्रोथ जो हो गया तो बैड है, क्या आने वाले संकेत खराब है? नहीं, मैंने बहुत से डेटा सबको दिखाए जिससे दिख रहा है कि अक्टूबर से अच्छी बात चल रही है। और ये भी मैं देखता हूँ कि डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक ऑलमोस्ट 9.6% बढ़ी है कंपेयर टू 3% इन सितंबर। और आपको पेट्रोल कंजम्पशन में रेल फ्रेट भी बढ़ गया अक्टूबर में। एक्सपोर्ट्स 25% अक्टूबर में 25% ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स में कंपेयर टू सितंबर में 6.5। तो आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि आने वाले 3 महीने में ग्रोथ अच्छी होगी, तो आरबीआई को भी इतना ग्रोथ का फिक्र नहीं होगा। सेकंड, जो शुभमय कह रहे थे कि इस हालत में हाई इन्फ्लेशन जो नंबर प्रिंट हो रहा है वो जाके इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, तो वो एडिंग फ्यूल टू द फायर है, राइट। और तीसरी बात है कि ग्रोथ को अगर और आगे बढ़ाना है वो गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे कहा कि सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन है, उसे से ग्रोथ भी सप्लाई, अगर गवर्नमेंट अपना कैपेक्स का खर्चा शुरू करेगी तो अपने आप मल्टीप्लायर इफेक्ट से इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाएगी। तो ये आरबीआई के हाथ में नहीं है, ये सभी बोझ आरबीआई के ऊपर डालना बहुत गलत है। ठीक है, मैं एक मिनट सुनील जी, मैं चूंकि समय समाप्त हो रहा है मेरे शो का, मैं माधवी के पास जाऊंगा। माधवी, ऐसे जंक्शन पे आरबीआई तक तो बात ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी को भी आप लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह के पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत महसूस हो रही है? As one of my panelists was talking about, the government के पास ऑलरेडी बहुत पाइपलाइन है स्पेंड करने का, वही वो पूरा कर दे तो गनीमत होगा अभी तो फिलहाल, बिकॉज दे आर लैगिंग इन टर्म्स ऑफ द कैच अप, राइट। सो एज आई वाज मेंशनिंग, अगले 6 महीने, अगले 4 महीने में 60% से ऊपर उनको कैपेक्स करना पड़ेगा ग्रोथ टू मैच देयर ओन बजटेड नंबर्स। वो उनका जो आस्किंग रेट ही बहुत हाई है स्पेंडिंग के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो अगर वो अपना फिस्कल स्पेंडिंग प्रोफाइल ही पूरा कर ले, वो ही बड़ी बात होगी अभी के लिए। मगर क्लियरली अगर ये बहुत प्रोनाउंस्ड होता है स्लो डाउन, सो they may think about certain tweaks here and there in say income taxes, but I don't think immediately कुछ आप policy measures देखेंगे except for government accelerating its spend. That's the first defense that they could play, I think. हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि सब लोग इस बात पे सहमत हैं कि ये जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं इसको लेके बहुत ज़्यादा निराशा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी
एक कह सकते हैं बॉटम आउट आता हुआ दिख रहा है। कुछ अस्थायी वजहों से ये आंकड़े आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कई सारे पॉजिटिव संकेत हैं जिसको लेकर के उम्मीद बेहतर की जा सकती है। और जाहिर तौर पे रिजर्व बैंक और सरकार पर भी नज़र रहेगी कि वो इस तरफ कुछ और कदम उठाएं। भले ही रिजर्व बैंक अभी ना उठाए, आगे चल कर उठाए, सरकार कैपेक्स में ज़्यादा तेज़ी लाए। इन सारी उम्मीदों के साथ शो को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।